अभी तक हम लोग अपने क्लास में 3 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला था एज वाला, दूसरा नंबर वाला और तीसरा हमारा था मनी वाला, है ना। ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एरिया वाला, और आज ही हम लोग शुरू करेंगे एंगल वाला भी। हाँ, आज ही। और दोनों से, एरिया वाले से भी और एंगल वाले से भी दो हम सवाल लेंगे। और इसमें जानबूझ के हम दो सवाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग चल रहे हैं किस बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और एनसीईआरटी में बेसिकली आपका उतना सवाल इसमें दिया गया नहीं है, यानी कि एरिया वाले के अंदर एक ही सवाल दिया गया है, तो सवाल है कि क्या एक ही सवाल बनाएंगे? नहीं, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसा ले लेंगे जिससे किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए तो हम लोग उसको बनाने में सक्षम हो जाए, पहला बात। और दूसरा बात, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे जानबूझ के आपके बाहर के बुक का लिए हुए हैं, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि बाहर बुक का हो या एनसीईआरटी बुक का हो, यदि कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो एरिया वाला हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, और एंगल वाला भी हम लोग आज ही शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोग उसमें भी 2 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। वो हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। लेकिन एरिया वाले वर्ड प्रॉब्लम को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए पहले। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट यदि हम देना चाहें ना तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा। बस एक लाइन में हम इसमें कहना चाहेंगे एरिया वाले में कि कम से कम 4-5 प्रकार के फिगर का आपको पेरीमीटर और एरिया मालूम होना चाहिए। किसका किसका? सबसे पहला ट्रायंगल का, ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, उसका एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब ये मत पूछिएगा कि सर पेरीमीटर क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये बचपन वाले क्लास का चीज है, नहीं मालूम है, आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, उसको क्या दिक्कत है ना। तो एरिया वाले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4-5 फिगर का, मेन 4-5 फिगर का आपके पास पेरीमीटर और उसका एरिया मालूम होना चाहिए। सबसे पहला ट्रायंगल, उसके बाद फिर स्क्वायर, उसके बाद फिर रेक्टेंगल, उसके बाद फिर मुश्किल से मुश्किल ट्रेपीजियम, मुश्किल से मुश्किल फिर पैरेललोग्राम। ये 4-5 प्रकार के फिगर आपके सामने हैं, जो कि इसका पेरीमीटर और यदि आपको एरिया का मालूम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो किस चीज पे ध्यान देना है? सबसे पहले पेरीमीटर पे और उसके एरिया पे। 4-5 फिगर, ज्यादा नहीं पूछा जाता। 4-5 फिगर भी आपको याद नहीं रखना है तो मुश्किल से 3 फिगर आप याद रखो। सबसे पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर भी और एरिया भी, उसके बाद फिर स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया दोनों, और उसके बाद रेक्टेंगल का, बस बात खत्म। चलो यहाँ पे हम लोग सवाल देख लेते हैं किसका दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है और बड़ा घुमावदार बुक है। देखो एनसीईआरटी का जो खूबसूरती है ना, ये तो हम बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं, एनसीईआरटी सवाल बड़ा कम देता है। आपने कभी गौर किया होगा इस चीज को? आरएस अग्रवाल के कंपैरिजन में या फिर आरडी शर्मा के कंपैरिजन में एनसीईआरटी के बुक में सवाल बड़ी कम रहता है, बहुत कम रहता है, लेकिन एक एक सवाल इतना तगड़ा रहता है कि बड़ा मतलब दिमाग खराब कर देता है। उसी प्रकार का हमारा ये वाला सवाल है। देखा जाए पहले क्या कहा गया है इसमें। सवाल है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, find the dimensions of the garden। यहां तक हमको समझ में आ रहा है कि इस गार्डन का डायमेंशन पता करना है, लेकिन क्या उसके पहले जो लिखा हुआ वो समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सवाल जो है ना थोड़ा सा जानबूझ के घुमाया गया है। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको सीधा कर लेंगे। इसमें देखिए जरा ध्यान से आप पढ़िएगा, यहाँ पे क्या कहा गया। यह सवाल हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में है और दोनों अलग अलग हिस्सा आपस में दोनों मिला दिया, मिक्स कर दिया। मतलब इसको अलग करेंगे। सबसे पहले क्या, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां तक आप पहले पढ़ेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं समझने के लिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां तक आप पढ़े, यहां तक हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। बस यहां पे तुरंत आ जाना है आपको। बीच में जो लिखा हुआ है whose length is 4 मीटर more than its width, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये दूसरा हिस्सा है जो कि बीच में घुसा दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको इसको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। इतना यदि आप पढ़ते हैं तो आपके सामने इक्वेशन मेरे हिसाब से बन के तैयार हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप इसको समझिए। इसमें बात कहा गया है रेक्टेंगुलर गार्डन का। चलो गार्डन छोड़ो, रेक्टेंगल का बात हुआ है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर को आप क्या करो? हाफ करो। यानी कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर को यदि आप हाफ करते हो तो कितना वैल्यू मिलता है आपको? 36 मीटर मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ये कहा जा रहा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। इसका क्या करना है? इस पेरीमीटर का आपको हाफ करना है, तो हाफ कर देंगे हम लोग 2 से डिवाइड करके। यदि आप इतना करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है?
36 मीटर आता है। देखो अब कितना आसान हो गया समझना। लेकिन यदि हम वहीं बीच में इस वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ देते, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, क्या समझ में आता? नहीं आता। इसीलिए एनसीईआरटी सवाल चुन चुन के देता है और बड़ा ट्रिकी सवाल देता है। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ता है कि उसको कैसे अपने अकॉर्डिंग ढालना है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, हाफ दी पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर को आप पहले क्या कर दो, अच्छा 2 × L + b मतलब क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसको आप हाफ कर दो। यदि आप इसको हाफ करते हो तो कितना मिलता है आपको, 36 मीटर मिल जाता है। ठीक है, आगे अब क्या कहा गया जरा देखिए ध्यान से। हुज, अब दूसरा पार्ट, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब आपको मालूम है रेक्टेंगल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल, ये इसका लेंथ और ये इसका ब्रेथ। तो अब इसमें कहा यह जा रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, उसके विड्थ से। समझिए यहाँ पे ध्यान से, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है ये 4 मीटर ज्यादा है, किससे, इसके विड्थ से, या फिर आप ब्रेथ भी कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको विड्थ इसका मालूम है? नहीं मालूम है। यदि हमको विड्थ पता चल जाए इसका तो लेंथ तो हम लोग ऐसे पता कर लेंगे, क्योंकि कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। चले तो अब इसका सॉल्यूशन आप लोग जरा देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें आपको कुछ ना कुछ विड्थ इसका मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे मानेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर, मान लीजिए मीटर में है ना हमारा, तो x मीटर, यानी कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन के विड्थ को आपने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़िए, अब इसके लेंथ को बताइए कितना होना चाहिए, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, नहीं अच्छा से पढ़ो, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या कहा गया था, देखो, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ को आपने कितना माना, x माना। तो इसका जो लेंथ है ये इससे, यानी कि इसके विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इसका मतलब इसका लेंथ कितना होना चाहिए, x + 4। समझ के बात को, तो ये इसका हो जाएगा x + 4 मीटर। बस अब यहीं पे हमारा सवाल बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे बढ़िए। इसमें क्या कहा गया था, अब पहला वाला हिस्सा पे दोबारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अब आपको रेक्टेंगल का हाफ करना है, हाफ करने के बाद कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज कहने के लिए कहा जा रहा है 2 × L + b डिवाइडेड बाई 2 = 36। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेंथ के जगह पे उसका वैल्यू डालेंगे और ब्रेथ के जगह पे उसका वैल्यू डालेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, लेंथ आपने कितना निकाला, x + 4, तो लेंथ के जगह पे हम लोग डायरेक्टली x + 4 लिख देंगे। फिर प्लस हमारा है ब्रेथ, ब्रेथ आपने कितना निकाला, x निकाला, तो सिंपली x बाई कितना 2 बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। क्या अब ये नहीं बन जाएगा हमारा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 2 से 2 पहले कैंसिल कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली 2 से 2 कैंसिल, x + x 2x + 4 हमारा यहाँ पे 2x + 4 बराबर 36। चलिए आगे बढ़िए, 2x बराबर 36 - 4, 2x बराबर 32, x पूरा कर देते हैं 32 डिवाइडेड बाई 2, दिखना भी चाहिए ना, कितना 16। चलिए अब बताइए, ये जो x का वैल्यू 16 आया है, ये हमारा क्या निकला, लेंथ निकला या ब्रेथ निकला, ब्रेथ निकला। अब हमको क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप लिखो हैंड्स दी विद, आप लिखो क्योंकि विद इस्तेमाल हुआ है वर्ड, हैंड्स द विद ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हैंड्स द विद ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज, कितना आ गया उसका विद, 16 मीटर आ गया। उसी प्रकार से अब इसका लेंथ निकालिए, द लेंथ ऑफ द
रेक्टेंगुलर गार्डन एज। रेक्टेंगुलर गार्डन के लेंथ को आपने क्या माना था, x+4 माना था, x+4 यानी कि x+4 सॉल्व कर लीजिए। x का वैल्यू कितना 16 + 4 कितना 20 मीटर। बस बन गया, यही पूछा गया था ना। आगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ, सिंपल सी बात है। तो निकल गया अब हमारा। अब इसमें थोड़ा सा सवाल तो बन गया हमारा, थोड़ा सा इसको ना इंटरप्रेट किया जाए, थोड़ा समझा जाए अपने अकॉर्डिंग क्या कहा गया था। देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ है 20 मीटर, यानी कि लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई कितना निकला हमारा 16 मीटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि रेक्टेंगल में बेसिकली हमारा लंबाई ज्यादा कौन होता है, लेंथ। तो आ गया हमारा 20 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर हमारा कम है, यानी कि 16 मीटर है। बस बात खत्म, कोई दिक्कत है इसमें। चलो तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सवाल, पहला नंबर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पढ़ा जाए, देखा जाए। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सवाल नंबर 2 देखा जाए। ये सवाल जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक का नहीं है, बल्कि ये बाहर का है। ये क्लास 9th का सवाल हमें इसमें दिए हुए हैं। क्लास 9th का सवाल दिए हुए, क्यों दिए हुए, क्योंकि एरिया से रिलेटेड है। और क्लास 9th में भी आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो वहीं का सवाल यहाँ पे हमने जानबूझ के दिया है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहे, सवाल अलग अलग आ जाए तो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, यानी कि एक स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, उसका पेरीमीटर 154 मीटर दिया गया है। पहला वाला मिटा दें, चलिए टाइम मिलेगा लिखने के लिए, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, आगे पहले सपोज करो कि ये हमारा एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल। चलो इसका नाम दे देते हैं ABCD। इस स्विमिंग पूल का नाम हमारा है ABCD। इसका जो पेरीमीटर है, यानी कि ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, चारों को जोड़ते हैं तो अच्छा पेरीमीटर का मतलब क्या, बाउंड्री का लेंथ। सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 154 मीटर आता है। और आपको मालूम है कि ये इसका लेंथ होता है और ये इसका ब्रेथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बस यहीं पे हमारा मामला फंस गया, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले जो ऊपर में कहा गया है वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखा जाए ध्यान से अब इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो रेक्टेंगुलर शेप का स्विमिंग पूल है, इसका पेरीमीटर 154 मीटर है। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में आपका इसका लेंथ मालूम है क्या, क्या इसका ब्रेथ मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो लेंथ को हम लोग मान लेंगे x मीटर, y को सॉरी ब्रेथ को मान लेंगे y मीटर। अच्छा x और y दो वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। हाँ लेट द लेंथ ऑफ द rectangular swimming pool be x मीटर, x मीटर हमने मान लिया इसको। ठीक है, आगे उसी प्रकार से द ब्रेथ, क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें वर्ड, हाँ ठीक है ब्रेथ इस्तेमाल हुआ है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी y मीटर, यानी कि अब जरा समझिए इसको फिर से। इस पूरे के पूरे बाउंड्री के लेंथ को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसमें 154 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब लेंथ को आपने माना है क्या, लेंथ को आपने x मान लिया और ब्रेथ को आपने y मान लिया, यानी कि अब आपको इसका लेंथ भी मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है और इसका पेरीमीटर भी मालूम है। चलिए अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आगे ये हमको क्या कहना चाह रहा है, जरा बताइए तो आगे ये हमको क्या कहना चाह रहा है, जरा बताइए, कुछ आइडिया लग रहा है।
लेंथ को हमने x मान लिया है और ब्रेथ को हमने y मान लिया है, ठीक है। और कह रहा है कि उसका पेरीमीटर जो वो 154 मीटर है। हम बताने को तो बता ही देंगे, लेकिन जरा सोचो कि आगे हमको क्या करना चाहिए इसके अंदर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 154। क्यों करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 54? x प्लस वाई करेंगे तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, एक लेंथ को जोड़ रहे हो और एक ब्रेथ को जोड़ रहे हो, लेकिन पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल, है ना। तो यहाँ पे वो चीज नहीं लगेगा हमारा। फिर क्या करना चाहिए हमको इसमें, फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगाना पड़ेगा, 2 इंटू एल प्लस बी वाला, 2 इंटू एल प्लस बी वाला लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 154। यानी कि ये जो हमारा 2 इंटू एल प्लस बी है ये क्या है, पेरीमीटर है, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। अब इसके जगह पे आप अपना वैल्यू पुट करो, ठीक है। 2 इंटू एल मतलब x प्लस बी मतलब y, बी मतलब ब्रेथ, आपने क्या माना, y माना, तो x प्लस वाई बराबर 154। चलो इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2x प्लस 2y बराबर 154। चलो थोड़ा सा अच्छे से, 154। अच्छा इसको हम ऐसे ही रहने दें या फिर कुछ इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 154। आगे बढ़िए फिर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 2। आगे आ जाइए, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 77। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, पहला वाला कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखा जाए अब आगे क्या कहा गया है, पहला इक्वेशन हमारा कंप्लीट। आगे, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आगे देखिए जरा ध्यान से, हम पहले कुछ लिख देते हैं उसके बाद आपको समझाएंगे। ऑल्सो x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x इज इक्वल टू वाई हम पहले जानबूझ के लिखे, उसके बाद समझाएंगे आपको। यानी कि हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा लेंथ है और जो ब्रेथ है वो बराबर है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है, यानी कि आप सिंपली x प्लस 2 कर दो। समझ आ रही है बात क्या कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब क्या, ब्रेथ को 2 गुना कर दो, ब्रेथ को 2 गुना कर दो। इसका मतलब सिंपली ये कह रहा है 2y का, बात खत्म। x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y। बस आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लो, x माइनस 2y बराबर -2, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, प्लस 2y को उधर लेके आ गया, -2y हो गया, और ये प्लस 2 उधर लेके चले गया, -2 हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार है, पहला और दूसरा। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, x और y का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं जरा, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आगे कुछ और कहा गया था क्या, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पोल। लेंथ और ब्रेथ निकालना है, बेसिकली निकालेंगे हम लोग। चलिए देखा जाए, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 77, नीचे में x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। बताइए एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सीखा। इसमें जरा बताओ तो, एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल हम हटाना चाह रहे हैं x वाले को, तो क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, माइनस करेंगे, साइन तभी तो अपोजिट हो पाएगा ना। कहाँ ध्यान है युवराज, सब्ट्रैक्शन आपको करना है, यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस प्लस, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं फिर, ये दोनों का दोनों हमारा कैंसिल, क्या बनेगा जरा बताओ, 3y इज इक्वल टू
77, 78, 79, y इज इक्वल टू 79/3। ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब y का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो खैर, y का वैल्यू आ गया हमारा 79/3। अब इस y के वैल्यू को आप पुट करो इक्वेशन ये 1 या फिर 2 किसी में भी। चलो देखा जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किस इक्वेशन में पुट करना चाहोगे? फर्स्ट में? चलो फर्स्ट में ही कर लो। एक इक्वेशन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 77। x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे अब? 79/3 इक्वल टू 77। चलिए x इज इक्वल टू 77 है, इसको उधर लेके चले जाओ, -79/3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए, 231 -79 सही है। आगे आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस करो, 11 में 9 जाएगा तो 2, फिर 12 में 7 गया तो 5, 152/3 ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब हाँ, लेकिन हमको निकालना तो था इसमें लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ निकालना था, जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। कहाँ गया? लेंथ हमने माना था x मीटर और ब्रेथ हमने माना था y मीटर, लेकिन ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है। एग्जैक्ट आया क्या? नहीं आया। ये भी सही है, लेकिन इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमको मालूम चल गया कि कहीं ना कहीं हमारा लेंथ भी पॉइंट में है और ब्रेथ भी हमारा पॉइंट में है। कोई दिक्कत अब इसमें? चलो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ना, यदि आपको चेक करने का मन करे कि क्या सही में हमारा सवाल सही बना है कि नहीं बना, इसको चेक भी आप कर सकते हैं। जैसे अच्छा एक बार बताओ, पहले आप सबसे पहले हमको एक बात बताओ, इसका पेरीमीटर कितना दिया गया था? 154 दिया गया था। अब इस फॉर्मूला पे आप वैल्यू को पुट करके जरा देखोगे तो क्या 154 आता है? ये आप चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल आएगा। यानी कि 2 × x का वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पे? 152/3 डालोगे, प्लस y का वैल्यू आप क्या डालोगे? 79/3 डालोगे, तो बिल्कुल आपका 154 आएगा ही आएगा। ये चेक भी कर सकते हैं आप। तो सिंपली अब यहाँ पे आपको लिखना है हेंस, देखो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू फ्रैक्शन में देके घबराना नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही है। बस इसको थोड़ा सा आप डेसिमल में कर दोगे तो एग्जैक्ट लगेगा दिखने में, लेकिन ये भी सही है। आगे हेंस सिंपली आप इसमें लिख सकते हो x, सिंपली x इज इक्वल टू 152/3 कॉमा y इज इक्वल टू 79/3। बस हो गया हमारा आंसर। अब टीचर जब इसको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि x का वैल्यू 152/3 है, मतलब कि लेंथ है उसका 152/3 और ब्रेथ हमारा 79/3, यानी कि टीचर समझ जाएंगे कैसे 79/3 उसका ब्रेथ निकला है। कोई दिक्कत अब इसमें? बात समझ में आई है किस तरीके से बन रहा है? तो ये हो गया हमारा एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। और इसमें बेसिकली दोनों का दोनों सवाल हमारा जो है ना रेक्टेंगल से था, है ना। कभी कभी सवाल रेक्टेंगल से ना आकर स्क्वायर से आ जाएगा, ट्रायंगल से आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? बस आपको उसका पेरीमीटर और उसका एरिया मालूम होना चाहिए आपको, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में, ये तो हमारा हो गया, और आज ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंगल वाला। ठीक है, चलो इसको मिटाया जाए। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से।
टॉपिक होगा हमारा अब एंगल रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। एंगल रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आसान है, इसीलिए हम लोग आज ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसके लिए आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहला। इसमें क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास दो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला क्या है, जरा देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स, और याद कीजिए क्लास 9th का चीज है ये। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले हम लोग बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं युवराज? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 क्या होता है रोहित, मालूम है? बस, यानी कि दो एंगल का सम जब 90 हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक एंगल हमारा 50 है प्लस एक एंगल हमारा 40 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का दोनों एंगल हमारा कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, हो गया हमारा। तो दो एंगल का सम जब 90 आ जाए उसी को हम लोग कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसका थोड़ा सा अलग है बस, सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल का सम 180 आ जाए तो हम लोग उसको सप्लीमेंट्री एंगल कह देते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है सप्लीमेंट्री का, और यही एक सवाल आपके बुक में दिया गया एनसीईआरटी में। लेकिन हम ना यहाँ पे जानबूझ के एक सवाल क्रिएट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का भी, ताकि आपको सप्लीमेंट्री के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री का भी पता चले। ठीक है, चलिए अब इसमें, अच्छा, इसमें बात कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि यदि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब इसमें दो एंगल होने चाहिए। क्या वो दोनों का दोनों एंगल आपको मालूम है? नहीं मालूम है, तो एक को x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखिए जरा ध्यान से। इसका सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री। फर्स्ट एंगल को हमने x डिग्री मान लिया और सेकेंड को हमने y मान लिया। द सेकेंड एंगल बी y डिग्री। सेकेंड एंगल को हमने y डिग्री मान लिया। अब जरा बताइए, आपने एक एंगल को x डिग्री माना और दूसरे को आपने y डिग्री माना, तो इस दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिंपली हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप सवाल पे आइए। सवाल पे अब जब आएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड मिलेगा अगेन। यानी कि ये वाला जो इक्वेशन आपको तैयार करना पड़ा, ये क्वेश्चन के बाहर का है, लेकिन हिंट क्या था आपके सामने? सप्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे आपने हिंट देखा सप्लीमेंट्री एंगल, वैसे आपके माइंड में आना चाहिए x प्लस वाई मतलब 180। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया। अब दूसरा क्या कहा गया है, अब जरा आप वो देखिए। दूसरा कहा गया है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए कि ये दोनों का दोनों हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, इसमें कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा। मान लेते हैं कि इसमें हमारा बड़ा x है, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा 100 डिग्री है और एक हमारा 80 डिग्री। कितना होगा?
80 180 हो जाएगा 180। इसका मतलब ये दोनों का दोनों एंगल हमारा कैसा है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इसमें बड़ा कौन सा है, 100 बड़ा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आपको मालूम चल गया है कि एक्स और वाई हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप सपोज कर लो कि इसमें कोई एक बड़ा एंगल है हमारा, एक्स आप बड़ा मान लो, चलिए मान लेते हैं हम लोग एक्स को बड़ा मान लेते हैं। तो वही इसमें कहा गया है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दोनों के दोनों हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसमें जो हमारा ये बड़ा वाला एंगल है एक्स, हमने इसको मान लिया है, आप इसको भी मान सकते हैं बड़ा, लेकिन हमने एक्स को मान लिया बड़ा। तो ये जो बड़ा एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, ये बड़ा एंगल इस छोटे वाले एंगल से 18 क्या है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे इक्वेशन तैयार होगा अब x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 18 डिग्री, और यही हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर आपने x माइनस वाई बराबर 18 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो बड़ा वाला एंगल है आपका वो 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है, बड़ा वाला 18 डिग्री बड़ा है किससे, छोटे वाले से। तो जब आप बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तभी तो आपको मालूम चल पाएगा कि 18 डिग्री है। अच्छा, यदि हम यहाँ पे, आप इसको ऐसे समझो, यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है इसमें वो आपका 20 डिग्री ज़्यादा है छोटे वाले से, तो वो तो साफ दिख रहा है हमको यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है, बस यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आपके पास है, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आपके पास नहीं है, मान लिया हमने। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। चलिए अब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, लगाइए एलिमिनेशन मेथड यूजिंग। अच्छा, क्या एलिमिनेशन मेथड ही लगाना जरूरी है क्या, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों हर बार एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जल्दी बन जाता है और थोड़ा सा टाइम ये कम लेता है, इसीलिए, और कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। चलिए पहला हमारा क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, उसके बाद x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब बताओ तो जरा युवराज, इसमें हम लोग किसको हटाना चाहेंगे, x को या y को, y को हटाना चाहेंगे, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इस दोनों का साइन अपोजिट है। यदि x को हटाना चाहते हैं तो अपोजिट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे y को हटाना चाह रहे हैं तो अपोजिट पहले से है, तो एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन, एडिशन करेंगे, और एडिशन में क्या साइन चेंज होता है, हाँ या ना, नहीं होता है। इसका मतलब ये सिंपली हमारा कट गया, कितना बन गया हमारे पास अब, हाँ 2x इज इक्वल टू 180 था ना, ये कितना हो जाएगा बताओ, 198, x इज इक्वल टू 198/2, बताओ कितना, 88 डिग्री हो गया। x का वैल्यू आ गया 88 डिग्री। अब x का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, y निकल जाएगा। चलो यहाँ पे लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या निकाला आपने, x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में ही कर लो, इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड थोड़ा सा आसान दिख रहा है। क्या है सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। चलिए x आपने कितना निकाला, 88 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, 88 डिग्री इसको धर लेते आ जाओ, कितना हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री बराबर y, 8 8 16 के छुआत में 1, 8 1 9 1 10, 106 होगा ना, हाँ 106 होगा बराबर y डिग्री। सही है, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं एक मिनट, ओ सॉरी मिस्टेक, वही तो हम सोचेंगे y का वैल्यू 106 आ जाएगा और x का वैल्यू 88 आ जाएगा, तो 180 से पार चला जाएगा। चलो ये हो गया हमारा -18 बराबर y। अब सही है, माइनस करो, 8 में 8 गया 0, 7, 70 डिग्री बराबर y। क्या अब सही है, 70 88, फिर भी गलत लग रहा है, 9 का 9 9 दिन 18, 9 का 9 9 दिन 18, 98 या 90,
2 से इसको पहले काटो तो 9 18 99 आ रहा है इसमें, 99 इसमें आ रहा है, लेकिन उसमें तो हमारा 70 ही आ रहा है। हाँ अब घटाना पड़ेगा 99 डिग्री इसमें, और वहां पे हमको अब डालना पड़ेगा एक्स की जगह पे 99। युवराज बहुत पिटाएगा, तुम गलती बोलता है, और तुम्हारे बात पे हम विश्वास करके किए थे यहाँ पे। चलो कितना होगा अब, सही है। 99 माइनस वाई बराबर 180 डिग्री। अब वाई को उधर भेज दो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसको इधर लेते आ जाओ। अरे यार 99 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर वाई। अब इसको माइनस करो, 9 में 8 गया 1, 8 में गया 7, सॉरी 9 में जाएगा 8 बराबर वाई डिग्री। अब सही है 81 और 99। छोटा मोटा सवाल ना बड़ा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा हैंड्स। एक्स इज इक्वल्स टू कितना निकाला आपने 99 डिग्री कॉमा वाई इज इक्वल्स टू आपने कितना निकाला 81 डिग्री। हो गया हमारा आंसर। अच्छा सवाल तो बन गया हमारा, सवाल तो बन गया, लेकिन थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट किया जाए तो अपने अकॉर्डिंग क्या वो सही बना है। सवाल पढ़िए जरा आप यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। एक्स और वाई दोनों को ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। पहला वाला हमारा रिजल्ट पास हो गया। आगे इसमें कहा गया था कि जो एक एंगल है ना हमारा, वो दूसरे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। क्या सही में 18 है? बिल्कुल 18 है। आप इसको कर सकते हो, जैसे 99 में आप 81 को माइनस करो, बिल्कुल है ना। इसका मतलब देख रहे हो सवाल कितना सोच समझ के दिया जाता है। सवाल बड़ा मतलब बहुत, जो सवाल बनाता है ना बुड़बक आदमी थोड़ी बना रहा है, बड़ा तेज आदमी बना रहा है। सब चीज वो आगे पीछे सॉल्यूशन क्वेश्चन सब देख के बना रहा होता है वो। तो उसको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन डालेंगे तो बच्चा कैसे आंसर लेकर आएगा, कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा तो हमारा सही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अच्छा चलो एक सवाल हम जानबूझ के देते हैं अपने माइंड से क्रिएट करके। सवाल हमारा बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आप क्या करोगे, द लार्जर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री करोगे। बस ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के दे रहे हैं। द लार्जर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, the larger of the two complementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them। बस सेम क्वेश्चन रहेगा हमारा, बस यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री के जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया है। चलो अब इसका जरा बनाया जाए, सॉल्यूशन कैसे बनेगा देखा जाए। सबसे पहला इसमें भी आपको पहले वाले एंगल को x मानना पड़ेगा और दूसरे वाले को y मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप लोग हमको बताएंगे, बात हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। किसका बात हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात हुआ है यहाँ पे। तो कितने के बराबर होना चाहिए x प्लस वाई? 90 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, इसको मिटा के 90 डिग्री कर दोगे। बस ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अगेन दूसरा वाला बताइए, इसमें सेम चीज वही लगेगा इसमें भी। तो दूसरा वाला हमारा क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लगाइए। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम लोग यदि लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। चलिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हटाना चाह रहे हैं y को। तो y कैंसिल, कितना बचेगा 2x बराबर 8 9 1 10, 108 डिग्री। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू 108 बाई 2, x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट काट लो आप इसको 54
4, x इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब x का वैल्यू आप पुट करो किसी में भी, बनेगा उसी तरीके से, बस सप्लीमेंट्री के जगह पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना चाहोगे, फर्स्ट में या सेकंड में युवराज? फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट में कर देते हैं। क्या है फर्स्ट में हमारा, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, इस बार 90 आएगा। x का वैल्यू कितना निकाला आपने, 54 प्लस y बराबर 90, y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 54, y इज इक्वल्स टू 10 में 4 गया 6 और 8 में 5 गया 3, 36। x का वैल्यू 54, y का वैल्यू 36। अब जरा इन दोनों को आप जोड़िए तो क्या 90 आ रहा है क्या? बिल्कुल 90 आ रहा है। तो अब यहां पे आप लिखोगे हैंस x इज इक्वल्स टू 54 डिग्री कॉमा y इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। हो गया। अच्छा सवाल तो बन गया, थोड़ा सा इसको देखा जाए कि सही बना है कि गलत। x प्लस वाई बराबर हमारा 90 होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 54 और 36 को आप ऐड करोगे तो बिल्कुल 90 आएगा, पहला वाला रिजल्ट हमारा पास। लेकिन दूसरे में क्या कहा गया था, दूसरे में कहा गया था कि इसमें जो एक बड़ा वाला हमारा एंगल है उसको जब आप छोटे वाले में घटाएंगे, यानी कि बड़े में जब छोटे वाले को आप घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए। तो क्या उन दोनों के बीच में डिफरेंस 18 का है, पता कीजिए। 54 में 36 को माइनस करो, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 1, बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाला भी सवाल हमारा बिल्कुल फिट है। तो ये क्वेश्चन मेरे तरफ से दिया गया था जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। और इसी के साथ एंगल रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ हमारा जो ये चैप्टर था बड़ा ही खूबसूरत था, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट रहा जल्दी? अच्छा थोड़ा सा यदि हम लोग अपना पहला या फिर दूसरा क्लास यदि हम लोग याद करें तो याद कीजिए कि इस क्लास को हम लोगों ने टोटल 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला हमारा था अलजेब्रिक मेथड, दूसरा था हमारा ग्राफिकल मेथड और तीसरा हमारा वर्ड प्रॉब्लम। अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड में भी हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा, एक कंसिस्टेंट इक्वेशन और एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन में हमारा 2 चीज था, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनकंसिस्टेंट में क्या था, केवल एक, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था अपना वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली हम लोगों ने 5 प्रकार के पढ़े हैं और सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। जिसमें से पहला हमारा एज वाला था, दूसरा नंबर, तीसरा मनी, चौथा एरिया जो कि आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और 5वां ये वाला एंगल वाला। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था पूरा का पूरा एक वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये जो हमारा चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वो कंप्लीट होता है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, चैप्टर का नाम होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे भी किसी टॉपिक में डाउट रहा हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।